हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम टॉपिक पर बात करेंगे और आप वीडियो में देख रहे होंगे 2025 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर हम लेकर के आए हैं, जो कि 3 मार्च को होने वाला है। आपको सेम ही या हूबहू पेपर मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो समय दिया गया है वो 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। और जीव विज्ञान में यहाँ पर देख रहे हैं सारे जो निर्देश दिए गए हैं, ऑप्शनल दिए गए हैं, जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो सभी के सभी सेम टू सेम पैटर्न पर दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप क्वेश्चन भी देखेंगे और उनके नीचे जो है आंसर भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते जाइए, मैं आपको पेपर में दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन भी दिए गए हैं और उन्हीं के नीचे आंसर भी दिए गए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना और जो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपको जैसा पेपर बोर्ड में मिलता है सेम उसी तरह से पेपर यहाँ पर बना करके दिया गया है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 348 DL ये संकेतांक होता है, इसको देख करके कॉपी में भरना होता है। और अनुक्रमांक में रोल नंबर और नाम में पेपर में आपको अपना नाम भरना होता है भी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पूर्णांक जो है यहाँ पर देखेंगे, हाँ ये संकेतांक होता है। जो 348 DL लिखा हुआ है ये संकेतांक है। इसको हम पेपर में जब हम प्रश्न पत्र में लिखते हैं तो भाई भरते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान का जो है पेपर जो है यहाँ पर हम देखेंगे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पर समय जो 3 घंटा और पूर्णांक जो है 70 दिया गया है। और नोट जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे भाई कि जो 70 नंबर का है इसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल, टोटल मिला के 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये सारे आपके नोट दिए गए हैं। नोट आप देख सकते हैं, जैसे 15 मिनट जो होते हैं पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और सभी प्रश्न जो है अनिवार्य होते हैं। और जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न करने जो है अनिवार्य हैं, ठीक है। सभी प्रश्न जो है आपके अनिवार्य होते हैं। और जब आप प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करें तो जिन प्रश्नों में चित्र पूछा जाए उनमें रेखा चित्रों का द्वारा जो है चित्र का निर्माण भी करना है भाई। और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित होते हैं। आपको देख लेना है जितने नंबर के मार्क हों, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से जो है उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है भाई। यहाँ पर MCQ आ चुके हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर नंबर देख चुके हैं। यहाँ पर आपको पहला ही देख रहा है पुमंग, ठीक है। पुमंग जो है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, नर जननांग होता है। एंड यहाँ पर उत्तर नंबर 1 सही होता है भाई। और यहाँ पर हम देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 1 का खा दिया गया है। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किससे होता है भाई? माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो यहाँ पर ये तीनों विकल्प जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो ये तीनों गलत होते हैं, चौथा सही हो जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर गा दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है और विकल्प है दोनों में, तो ये भी सही होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे किसी में नहीं लिखा है। अगर यहाँ सभी होता तो विकल्प नंबर 4 सही होता, लेकिन यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही होगा, यानी कि इन दोनों में होता है, चिकित्सा और कृषि दोनों में होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में सहजीवी सहचर्य होता है, ठीक है भाई। क्या होता है? सहजीवी सहचर्य होता है। शैवाल तथा जीवाणु, शैवाल तथा कवक, ठीक है। हम लाइकेन की बात करते हैं भाई, तो जीवाणु तथा कवक, कवक तथा पंजाई, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, शैवाल तथा कवक। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं भाई। अति लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर हम 2 का खा, क, ख, ग इन सब के बारे में बात करेंगे। क्लेनेफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है। 1 नंबर का है, यहाँ मार्क्स दिए गए हैं। क्लेनेफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम में कुल जो है 47 गुणसूत्र होते हैं। मीन्स 22 सेम होते हैं, 22 जोड़ी 44 हो जाएंगे। और 23वीं जोड़ी में XXY होता है, जिससे एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम होता है, 45 होता है, यानी 44 + X होता ही है, बस 45। 23वीं जोड़ी में सिर्फ X होता है, तो इसलिए कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो जितनी भी नर जन्म कोशिकाएं जो होती हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन ही हमेशा करती हैं भाई।
ठीक है। तो इसलिए हम पेपर को बहुत ही फास्ट पढ़ रहे हैं। आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें भाई। परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई? तो गुणसूत्रों की संख्या परागकण मात्र कोशिका में कहा गया है तो गुणसूत्रों की संख्या 2n फॉर्म में होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है भाई। अगर सिर्फ मात्र ना लगा होता तो n सही होता, अगुणित हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं घ। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए के अणु को खंडों में तोड़ देता है। उस एंजाइम का नाम बताना है। उस एंजाइम का नाम बताना है जो डीएनए के अणुओं को खंडों में तोड़ देता है। तो आप सभी जान चुके होंगे, उसे हम विदलन एंजाइम कहते हैं, क्लीवेज एंजाइम कहते हैं। क्लीवेज एंजाइम के उदाहरण में जैसे एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज एवं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देते हैं, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर अंगा दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण करने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, स्वपोषी होते हैं। हम क्या कहते हैं भाई? तो इन्हें हम ऑटोट्रोपिक्स कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब लघुत्तरीय प्रश्न जो है फर्स्ट टाइप के शुरू होते हैं, जो कि 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। जैसे पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी जानते हैं भाई, आप सभी जानते हैं कि पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है, पक्षियों में नर जो होते हैं समयुग्मजी होते हैं और मादा जो होती है वो विषमयुग्मजी होती है। तो पक्षियों में हम लोग लिंग निर्धारण को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो शेयर करना ना भूलें भाई। पक्षियों में लिंग निर्धारण की ZZW क्रियाविधि पाई जाती है। मीन्स ZZ जो होते हैं नर होता है, ZW जो होती है फीमेल होती है, मादा होती है। ठीक है भाई। इसमें नर संयुग्मकों होता है, मतलब नर का संयुग्मक होता है, जिससे 2 लिंग गुणसूत्रों को 22 से प्रदर्शित करते हैं। 22 मतलब जो है ZZ, यहाँ पे 22 गलत प्रिंट हो गया है, ZZ से होगा भाई। ठीक है, ZZ से प्रदर्शित करेगा। और इसमें मादा विषमयुग्मकी होता है, जिसको हम ZW से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करेंगे? ZW से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ZW से प्रदर्शित करते हैं। और मादा जो है यहाँ पे अंड जनन के बाद 2 प्रकार के अंडाणुओं का निर्माण करती है, X गुणसूत्र वाले और Z गुणसूत्र वाले और W गुणसूत्र वाले। लेकिन नर क्या होता है? दोनों एक ही प्रकार के शुक्राणु, जिससे क्या होता है नर तथा मादा का निर्माण करते हैं भाई। ठीक है। तो इस प्रकार से पक्षियों में लिंग निर्धारण जो है, अगर आपको किरण आरेख द्वारा समझना है तो वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा क्या है? ये भी 2 नंबर का है। तो शरीर में सभी प्रकार के रोगजनकों और उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करके समस्थैतिकता यानी सामान्य स्थिति की बनाए रखने की क्षमता होती है। इसे शरीर की प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि हमें रोग से सुरक्षा प्रदान होती है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा हेतु एक अति विशिष्ट तंत्र पाया जाता है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। और प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होता है भाई? कि प्रतिरक्षा तंत्र में उन सभी अंगों या कोशिकाओं को शामिल किया जाता है जो बॉडी को सूक्ष्म जीवों या बाह्य पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। यानी कि प्रतिरक्षा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक अविशिष्ट और दूसरी विशिष्ट होती है। दोनों ही प्रकार जो है यहाँ पर एक जन्मजात होती है और एक उपार्जित होती है। क्या होता है भाई? एक जन्मजात होती है और एक उपार्जित होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और आंसर भी इसी एक ही वीडियो में दिया जा रहा है। तो चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के कुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए।
ठीक है भाई। डीएनए का जो है मॉडल पूछा गया है, इसमें यहाँ पे नामांकित चित्र पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए का जो मॉडल है, डीएनए का जो मॉडल है आप देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा डायग्राम बनाया गया है। ठीक है भाई, बहुत ही प्यारा डायग्राम बनाया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं ये बढ़िया सा मॉडल दिया गया है जिसमें एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ये डबल स्ट्रैंडेड या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्डों के साथ, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्डों के साथ में जुड़ता है। ठीक है भाई, और इसमें एक डंडे से दूसरे डंडे के बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए का जो व्यास होता है, डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। त्रिज्या 10 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है भाई, त्रिज्या कितनी होती है? त्रिज्या 10 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए का मॉडल जेडी वाटसन, एफ.एस. क्रिक, विल्किन नामक वैज्ञानिकों ने प्रपोज्ड करा था और इस कार्य के लिए इन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहाँ पर एडेनिन थाइमिन है जो कि नाइट्रोजन समाक्षार है, और ग्वानिन साइटोसिन है जो कि नाइट्रोजन समाक्षार है, और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है लगते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें जो शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, और ये बॉन्ड मिलकर के जो है इसको सीढ़ी सदृश संरचना बनाते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर जो है फॉर्म देते हैं। डीएनए जो हमारा होता है आनुवांशिक पदार्थ का भी कार्य करता है, इसे जेनेटिक मटेरियल हम लोग कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ देख रहे हैं। आर्किड पौधा आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे इसे हम एपीफाइट्स बोलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं इसमें यहाँ पर जो है आर्किड का पौधा जो है आम के पेड़ की शाखा पर उगते हुए दिखाया गया है, और कहा गया है कि आर्किड और आम के पेड़ के बीच के पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? तो जिसे हम एपीफाइट्स कहते हैं। और यह आदिपादप आर्किड एवं आम के आदिपादप क्या होता है जिसको हम अंग्रेजी में याद रखेंगे भाई? एपीफाइट्स। ठीक है, क्या कहेंगे? एपीफाइट्स। तो एपीफाइट्स जो होता है आर्किड एवं आम के पेड़ के मध्य यह पारस्परिक क्रिया सहभोजिता अथवा सहोपकारिता या परोपकारिता का उदाहरण है। पादप जगत में अधिपादप वे पादप हैं जो स्वपोषी होते हैं परंतु दूसरे पादपों पर उगते हैं। ठीक है, स्वपोषी होते हैं परंतु दूसरे पादपों पर उगते हैं। आर्किड इसका प्रमुख उदाहरण है, इसे एपीफाइट्स भी कहते हैं। और ये स्थान पर जीवी होते हैं, बस स्पेस पैरासाइट होते हैं, मतलब इनको स्थान चाहिए, बाकी ये स्वयं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उस पादप को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं जिस पर ये अपनी जो है उगते हैं, और ये आर्द्रताग्राही लटकने वाली जो जड़ें होती हैं वहीं से निकाल देते हैं, जिससे जो है हाइग्रोस्कोपिक रूट कहते हैं, और वहीं से क्या करते हैं वायुमंडलीय नमी को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है भाई, इस क्रिया में जो है आर्किड लाभान्वित होता है परंतु आम का पेड़ जो है अप्रभावी रहता है, उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ठीक है भाई, और आर्किड को लाभ हो जाता है, उसे स्पेस पैरासाइट जो है कि एज ए स्पेस पैरासाइट एज वर्क करता है। ट्रांसजेनिक जीवों के 2 उदाहरण बताने हैं आपको। ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं? जिनमें किसी भी प्रकार का हेरफेर किया जाता है उसे हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जीव कहते हैं, जैसे भेड़ और बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। लघु बीजाणुधानी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, एंड गुरु बीजाणुधानी का मतलब होता है, या गुरु बीजाणुजनन का मतलब होता है कि अंडाणु कोशिका का निर्माण। तो यहाँ पर हम अंतर देखते हैं भाई, अंतर के हिसाब से आंसर देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसको आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। एक परागकोश की दोनों जो है पालियों में कुल चार लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं और इसमें परागकण का निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है और परागकण जो होता है लघु बीजाणु कोशिका होती है। गुरु बीजाणु में क्या होता है, इसमें अंडाशय में एक या दो या तीन बहुत सारे या हो सकता है बहुत सारे अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है भाई, अंडाणुओं का निर्माण होता है। एंड हम बात करेंगे भाई लघु बीजाणुधानी का दूसरा, इनमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है यानी कि परागकण बनते हैं। और गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है यानी अंडाणु बनते हैं। फिर लघु बीजाणुधानी में एक पराग मात्र कोशिका से चार पराग कणों का निर्माण होता है, एक पराग मात्र कोशिका से चार पराग कणों का निर्माण होता है। एंड गुरु बीजाणुधानी में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक मात्र कोशिका से यानी एक मात्र कोशिका से सिर्फ और सिर्फ एक अंड कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है भाई। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इससे पहले हम कहेंगे कि इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन है नोट कर लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको नोट जरूर कर लीजिए, नोट करना ना भूलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर खा दिया गया है और लघुत्तरीय प्रश्न जो है सेकेंड टाइप के स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर खा, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप सभी जानते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण का जो दायित्व होता है वो पुरुष के लिए होता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है, मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई होते हैं। और वैसे तो अगर हम बात करें दैहिक जो कोशिकाएं होती हैं, गुणसूत्र होते हैं, उसमें ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ये संख्या में 22 होते हैं। पुरुष और स्त्रियों और पुरुष दोनों में 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात होते हैं, XX होते हैं। इन्हें हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन जो हमारी 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है, महिलाओं में वो भी XX ही होती है। लेकिन पुरुषों में ये 23वीं जोड़ी में गुणसूत्र जो होते हैं वो XY होते हैं। और ये XY जो है लिंग निर्धारण की XY विधि में स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र X ही होते हैं और पुरुष में एक लिंग गुणसूत्र X होता है और दूसरा Y होता है। अतः स्त्री में अंड जनन के फलस्वरूप एक ही प्रकार के अंडाणुओं का निर्माण होता है जो कि X प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष विषम युग्मकी होता है और दो प्रकार के अंडाणु बनाता है। तो अगर पुरुष में Y शुक्राणु वाला क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है तो बनने वाली जो संतान होगी वो पुत्र होगी। आप यहाँ पर किरण आरेख में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं और इसको आप लोग जो है नोट जरूर करिएगा भाई, ठीक है। ये मादा है जो समयुग्मकी होती है और ये नर है विषम युग्मकी होता है जो शुक्र जनन के द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु बनाता है भाई। और जब संलयन होगा तो आप देख सकते हैं अगर XX मिलने से XX बनेगा तो बनने वाली संतान जो होगी वो पुत्री होगी। क्या होगी भाई? पुत्री होगी। और नर देखेंगे दो प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं और अगर X शुक्राणु जो है X अंडाणु किसी भी अंडाणु से मिलता है तो बनने वाली संतान पुत्री। और यहाँ पर हम देखेंगे जब दूसरे X से मिलता है और अगर Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो पुत्र बनेगा। तो भाई क्या बनेगा? पुत्र बनेगा। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसको आप लोग जो है कॉपी पर नोट कर लीजिए कैसे नर मादा यानी कि लड़का और लड़की, बॉय और गर्ल, मेल एंड फीमेल जन्म लेते हैं। तो इसको जो है बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। आई होप आप समझ चुके होंगे। और क्वेश्चन का लेवल कैसा है इसको आप देखते रहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे भाई कि हम लोगों ने पहले भी बात कर ली है कि पुरुष जो होता है वह विषम युग्मकी होता है और शुक्र जनन के उपरांत जो है दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण करता है। जो एक सेट जो है X क्रोमोसोम का होता है और दूसरा Y क्रोमोसोम का होता है।
तो इसमें जो शुक्र जनन के समय या शुक्राणुओं का जब निर्माण होता है तो इसमें 50% शुक्राणु जो होते हैं भाई वो एक्स वाले होते हैं और 50% जो शुक्राणु होते हैं वो वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं। तो इस तरह से पुरुष जो होता है विषम युग्मकी होता है। पुरुष क्या होता है? विषम युग्मकी होता है। ठीक है भाई। एंड हम यहाँ पर भाई बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। तो मेंडल का नियम आप सभी जानते हैं। जब दो मेंडल का प्रथम नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, जब दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो जब दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। तो यहाँ पर जो थ्योरी दी जा रही है आप इसको देखते जाएं और नोट भी कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जो अपनी उपस्थिति दिखाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो प्रदर्शित नहीं हो पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। इसीलिए इसको जो है प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है लक्षण प्रभावी होते हैं और कुछ प्रभावी नहीं होते हैं। कुछ प्रभावी होते हैं और कुछ प्रभावी नहीं होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं अंग्रेजी में। और यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण के लिए बताया गया है, जब शुद्ध लंबे पौधों यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि जब शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की जो सभी संतानें होती हैं वो संकर लंबी होती हैं। कैसी होती हैं भाई? संकर लंबी होती हैं। तो आप इनको जो है आसानी से नोट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिलेटिव्स क्लास 12th में पढ़ते हैं तो आप उनको जो है फॉलो करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें भाई। उसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रेखा चित्र दिया गया है। मेंडल का पहला नियम है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और मैंने जेनेटिक्स पढ़ाया है तो उसमें मैंने जो है दूसरी तरीके से भी, आसान तरीके से भी समझाया, तो वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं भाई, आसान तरीके से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे शुद्ध लंबा पौधा, ये शुद्ध बौना पौधा है भाई, डबल स्मॉल टी। और इसमें जब गैमेट सेपरेट हुए हैं तो कैपिटल टी और डबल स्मॉल टी से जो है इसमें युग्मक बने हैं स्मॉल टी और क्रॉस कराया गया F1 पीढ़ी में। तो सभी संतानें जो है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी यानी कि संकर बनी हुई है भाई। कैसी बनी हुई है? संकर बनी हुई है। तो सभी पौधे जो है लंबे होंगे लेकिन संकर लंबे होंगे। कैसे होंगे भाई? संकर लंबे होंगे। चलिए हम बात करते भाई। हाँ, यहाँ पर आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा देखो इसको, आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप जो है आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं भाई। ये देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये संकर लंबा है। इसके पहले हाँ, ये भी संकर लंबा है और इसमें दोनों जीन एक ही तरह के हैं तो शुद्ध बौना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शुद्ध बौना हो जाएगा। फिर अगर अनुपात पूछा जाए इसका तो इसका जीनोटाइप जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। फिनोटाइप अनुपात 3:1 हो जाता है। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता ने डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया था? मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है भाई? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है जब कोई आधा नया डीएनए और आधा पुराना डीएनए होता है तो उसे हम अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव डीएनए कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई कि जो है आप अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव रोग को कल्पित करने में सहयोग किया गया है।
इसमें दोनों रज्जुक अलग अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य न करके पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं। पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं भाई। और यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए के दो रज्जुक क्षार युग्मन में पूरक होते हैं तथा एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं। इसी लक्षण ने वाटसन व क्रिक को डीएनए के प्रतिकृति के क्या करा भाई, हाँ, के लिए जो है जिम्मेदार या सहयोग कल्पित करने में सहयोग किया है। और आप बीच में थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। फिर यहाँ पर जो नीचे बताया जा रहा है इसको भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको बड़े लगे तो उनको बीच में थ्योरी जो है कट भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें अपने पास से भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि और राइटिंग का आप लोग विशेष ध्यान देंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपने कितना सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करा है ये बहुत मायने रखता है। ठीक है भाई, कितना अच्छे से कॉपी को आपने सजाया है। सजाने का मतलब ये है कि आप ओवर कटिंग ना हो, ओवर राइटिंग ना हो। ठीक है भाई, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और फिर देखते हैं जीवाणुओं के नमूनों एकत्रित करके तथा इन्होंने क्या करा, इनके जेनेटिक डीएनए को सीजियम क्लोराइड विलयन में घोलने पर इस विलयन में जो है इस विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण अपकेंद्रण में डीएनए शीघ्र ही कुंडलित हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये आपको अगर बड़ा लग रहा हो तो कम कर सकते हैं। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का क मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए भाई, आप सभी जानते हैं मलेरिया जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों को आना चाहिए भाई। और यहाँ आप सभी ये भी जानते हैं मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो इसमें परजीवी क्या होता है, कारक क्या होता है, जीवन चक्र क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आप जो है कॉपी पर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसे एग्जाम में आप सीख करके जाइएगा भाई। ये कैसे कैसे हमारे ब्लड में पहुंचता है, किसके माध्यम से पहुंचता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए भाई कि क्रिप्टोजॉइट्स कैसे बनते हैं, क्रिप्टोमेरोजॉइट्स कैसे बनते हैं। ठीक है भाई, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। और इसके बाद में सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका जो है प्रभाव कहाँ होता है, तो आरबीसी में होता है और लीवर में होता है। ठीक है, इसके विखंडन से जो है हीमोज्वाइन बनता है जिससे कपकपी हो जाती है, जाड़ा लगता है। ठीक है, कपकपी हो जाती है, जाड़ा लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविकी के अध्ययन से संक्रामक रोग के वाहकों का पता चलता है। तो जैविकी के अध्ययन से यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन क्या होता है भाई, और बात करेंगे संक्रामक रोगों के बारे में, इनका जीवन चक्र कैसे चलता है। तो यहाँ पर संक्रामक रोगों को पहचानने में मदद मिलती है। रोग वाहकों के नियंत्रण, जैविकी के बारे में पूछा गया भाई। ठीक है, जैविकी क्या होता है और दवाइयाँ व टीके विकसित करने में सहायता मिलती है जैविकी से। ठीक है, जैविकी से सहायता मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ग दिया गया है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देख रहे हैं जैविकी के अध्ययन से यहाँ पर हम देखेंगे भाई जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये भाई गलत टाइप, ये जो देख रहे हैं गलत टाइप हो गया है, इसका आंसर दूसरा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखते हैं सूक्ष्म जीव जो है वे जीव होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और इसमें जो हमारा यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, नॉस्टॉक आदि, ये जो है
सूक्ष्म जीव होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब माइकोराइजा भी जो है ये क्या करता है, माइकोराइजा भी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वाइकुलोवायरसिस। वाइकुलोवायरसिस क्या है, या वाइकुलोवायरसिस क्या है, ठीक है, वाइकुलोवायरस क्या है। तो आंसर यहाँ पर देख रहे हैं, वाइकुलोवायरसिस मुख्यतः न्यूक्लियर हाइड्रोसिस विषाणु होते हैं। इन्हें जो है एनपीवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, एनपीवी विषाणु भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, रोगजनक कीटों व एवं अन्य आर्थ्रोपोडियन जंतुओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी होते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भोज्य एवं कृषि संगठन ने वाइकुलोवायरस को पीड़क नाशक के रूप में उपयोग में लाए जाने का समर्थन किया है, क्योंकि ये पादप स्तनधारियों, पक्षियों अथवा अन्य जीवों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। तो वाइकुलोवायरसेस जो है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PCR क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो PCR जो है यहाँ 3 नंबर में पूछा गया है और बढ़िया सा आप देख रहे हैं, छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन दिया गया है। PCR जो है इसे हम देखते हैं, PCR का उद्देश्य क्या होता है। तो PCR जो है, PCR का लक्ष्य जो है DNA से शीघ्रता पूर्वक जो है निर्माण की विधि, शीघ्रता पूर्वक जो है पुंज निर्माण की विधि होती है, जिसके द्वारा जो है लक्षित यानी जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन होता है या डिजायर्ड जो जीन होता है, DNA को शीघ्रता से अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं, DNA की अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं और यह DNA अणु प्रतिदर्शन नमूने का प्रवर्धन करके एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA या मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA तकनीक को सन 1985 में कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने PCR के बारे में बताया था, खोजा था। PCR स्वायत्त रूप से पूर्ण होती, इसलिए कुछ घंटों में DNA की एक लघु अणु का अल्प प्रयास द्वारा लाखों बार दीर्घीकरण द्वारा जो है DNA का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जैसे क्लोनिंग, PCR का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, आप लोग जो है इनको वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पे ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह के और भी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है, ये DNA या बायोमोलिकुलर जो है इसे सीजर कहते हैं। यहाँ अनुवांशिक अभियांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है, जिसे आणविक कैंची या चाकू भी कहते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम DNA में विशिष्ट विलोम पद यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की पहचान करता है और उनको वहीं पे काटता है। इनकी खोज सबसे पहले आर्बर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस एंजाइम का जो सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि पृथक्करण किसने किया था, तो नेथन्स और स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जीवाणु द्वारा प्रतिरक्षा साधन के रूप में संश्लेषित होते हैं। विशिष्ट एंडोन्यूक्लिएज जो DNA होता है उसको सीमित स्थलों पर काटते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है फिक्स जगहों पर काटने का कार्य करते हैं। किसको, फिक्स जगहों पर काटने का कार्य करते हैं और इनकी संख्या जो है पर निर्भर करता है। जैसे इकोराई RIG AAT, ये पैलिंड्रोम्स को पहचान कर उसे G तथा A के मध्य को काटता है। जैसे गाटक यानी पैलिंड्रोम क्या होता है, यदि आपको जानना है तो कमेंट करिए, आप कमेंट में पैलिंड्रोम्स लिख दीजिएगा, ठीक है भाई। और आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान है, ठीक है भाई। तो कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, भोजन मनुष्य का सबसे प्रमुख आवश्यकता है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हो रही है और इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे पादपों की उच्च प्रतिरोधकता, हाई रेजिस्टेंट कैपेसिटी ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता है भाई, देखते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा
पौधों की ऐसी प्रजातियां विकसित की जा रही हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों जैसे विषाणु, कीटों के संक्रमण तथा मिट्टी की लवणता, सूखा आदि को सहन करने या इनका प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, जैसे बीटी बैंगन, बीटी कपास, बीटी तंबाकू आदि। अब हम बात करेंगे भाई कि पादप जीन प्रारूप में परिवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चेंज इन जीनोटाइप ऑफ प्लांट, क्लोनिंग द्वारा पुनर्योगज डीएनए के पादप जीन प्रारूप में प्रवेश कराकर पादपों की अनेक लाभदायक जातियों में वृद्धि। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम जो है, आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा और आपके बारी बारी से मैं इसको हर एक क्वेश्चन के लाइन को जो है अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा और फिर जो है आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद में वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों ने इस पे बहुत सारा ढेर सारा सपोर्ट करा तो इससे बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग, इससे भी बेहतरीन पेपर जो है आपके सामने अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देख कर ही जाइएगा और अपनी राय देना ना भूलिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर जरूर करिएगा। तो भाई अभी आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर आने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।